ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, वक्त हो चला है चुनावी चक्रव्यूह का, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर के और इसके साथ ही सारे जनपद की समस्याओं को लेकर के, जिले की समस्याओं को लेकर के हम चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी गलियारे में लगातार हलचल तेज है। एक तरफ जनता को लुभाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और घोषणा पत्र, न्याय पत्र और परिवर्तन पत्र का हवाला दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जनता का अपमान, सनातन धर्म का अपमान, मीडिया का अपमान और अपशब्द भरी बातें की जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद जनपद के सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य की। इसी के साथ कांग्रेस पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद एवं उनकी भतीजी मारिया आलम की, जो अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। बता दें, नवल किशोर शाक्य, मारिया आलम हो या सपा के मुखिया अखिलेश यादव, दोनों के शब्दों का ही लोक लिहाज नहीं रह गया। इन सभी नेताओं के बयान आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं। वहीं इसके बाद नवल किशोर शाक्य के निजी कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ बदसलूकी का भी एक वीडियो सामने आता है और उसके बाद अब फिर नवल किशोर शाक्य के कार्यक्रम में शामिल हुए गठबंधन के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद एवं उनकी भतीजी मारिया आलम की वीडियो की, जिनके विवादित बयान पर FIR भी दर्ज कराई गई है। अब जनता सवाल उठा रही है कि सपा का तो बीजेपी से बैर था, गठबंधन का बीजेपी से बैर था, लेकिन जय श्री राम के नारे से कब से बैर हो गया सनातन और जिहाद का वोट, ये सवाल कब से उठ गया। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब चुनाव जीतने से पहले विपक्ष का ये रवैया है, तो चुनाव जीतने के बाद क्या होगा। बीजेपी से विकास पांडे जी, सपा से नवल किशोर दुबे जी हैं और इसी के साथ हमारे साथ महासभा से, हिंदू महासभा से विमलेश मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से मिराजुद्दीन जी हैं। आप सभी मेहमानों का चुनावी चक्रव्यूह में बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि लगातार आरक्षण ना देने की बात हो रही है, आरक्षण देने की भी बात हो रही है, गठबंधन, सत्ताधारी पार्टी, इन सभी के बीच, लेकिन इस बीच सलमान खुर्शीद की भतीजी का एक बहुत ही चर्चित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके लिए FIR भी दर्ज की गई है। उसमें वो कह रही है कि खामोशी के साथ एक साथ होकर के वोटों का जिहाद करो और इसके साथ अब ये ट्रेंड भी कर रहा है कि वोटों का जिहाद आखिर किस तरीके से किया जाएगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विकास जी बताइए। विमलेश जी आपके पास वापस आते हैं, विकास जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी विकास जी। ठीक है। मुझे लगता है कि दो तीन चीजें हैं। एक तो मारिया आलम जी सलमान साहब की बेटी हैं, सलमान साहब की भतीजी है उनकी, और ये अपने में पर्याप्त है, क्योंकि सलमान साहब का वो स्टेटमेंट ना ये देश भूला है, ना ये पूरा फर्रुखाबाद भूला है। जब सलमान साहब ये कहते हैं दिल्ली की सड़कों पर एक दुधमुहे बच्चे को बरगलाते हुए कहते हैं कि हम भी मांगे आजादी और तुम भी मांगो आजादी। सोनाली जी, आपको भी याद होगा वो सलमान साहब का वीडियो। तो मुझे लगता है कि इस देश में केवल इसलिए आजादी चाहिए सलमान साहब को कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो इसलिए इन्हें आजादी चाहिए। कांग्रेस सत्ता में आ जाए तो कोई आजादी की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके की भ्रांति फैलाने का काम सलमान साहब पूर्व में करते रहे हैं और वही स्थिति उनकी भतीजी की है। मतलब सीधी सी कहावत है सोनाली जी कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो मुझे लगता है कि सलमान साहब की संगत में रहने के बाद मारिया आलम का भी वही राग है, पुराना राग है, और ये कांग्रेस पार्टी के साथ नया नहीं है। हिंदुओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी की हमेशा से नीति रही है बांटने की नीति रही है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि बंगाल के अंदर ममता दीदी की सरकार ने लगभग 91 जातियों को ST OBC में शामिल किया, उनके आरक्षण में लेकर के आए, और उस 91 जातियों में 83 जातियां ऐसी थी जो मुस्लिमों से ताल्लुकात रखती थी। आप ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो इस देश में कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन कर रही है। आप क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी की तरह कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप जब बात आएगी तो वोट जिहाद की बात करेंगे। अरे भाई, जिहादियों की आंखों पर, जिहादियों की मौत पर आंसू बहाने के बाद अब बचा क्या है आपके पास? पूरा देश जानता है सोनाली जी, कांग्रेस पार्टी की नेता जिहादियों की मौत पर, आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाती है। देश के शहीदों के ऊपर उनकी आंखें नम नहीं होती हैं। देश के सैनिकों के सरों के साथ फुटबॉल खेलते हैं आतंकवादी, उनकी आंखें नम नहीं होती हैं। ये मुख्तार अंसारी को शहीद बताते हैं विकास जी। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। फातिया पढ़ने चले जाएंगे, काश
अबुल कलाम आजाद अब्दुल कलाम जी के कबर पर फातिया पढ़ने चले जाते, अच्छा लगता। वीर अब्दुल हमीद की कबर पे फातिया पढ़ने चले जाते, अच्छा लगता। लेकिन अगर आतंकवादी और माफियाओं की कबर पर आप फातिया पढ़ोगे तो जनता आपको जवाब देगी, जनता अपने वोट से आपको जवाब देगी। और वोट का जिहाद अगर आप करने की कोशिश करोगे तो ये मान लीजिए कि अगर 80% अगर जिहाद पर उतर आया तो मुझे लगता है कि इस देश का अमन चैन बिगड़ेगा। मैं तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपके इस मंच पे। मैं पहले ही दिन से मुझे संशय था, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जब ये मिलन हुआ तो मैंने ये मान लिया था मनी मन, ये स्वीकार कर लिया था कि इस देश को जलाने की, इस देश को दोबारा दंगों की आग में, इस प्रदेश को दोबारा दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की जाएगी। उसी कोशिश का ये प्रयोग है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का, ये मिला जुला प्रयोग है। जो प्रदेश पिछले 6-7 वर्षों से शांत था, अमन चैन के साथ रह रहा था, उस प्रदेश को चुनाव के नाम पर, वोट जिहाद के नाम पर दोबारा दंगों की आग में दोबारा झोंकने की कोशिश कर रही है ये इंडी गठबंधन। जी ये उस पर भी सवाल उठाएंगे, इसका जवाब हम विकास जी से लेते हैं। विकास जी, अभी विमलेश जी ने कई सारी बातें कही, उसमें भी उन्होंने ये भी कहा कि अगर सनातनी भड़क गए तो क्या होगा, लेकिन कांग्रेस और गठबंधन उस पर भी सवाल उठाएगा कि केवल सनातन धर्म की राजनीति की जाती है। इसी के साथ अगर एक और बात करें, हमेशा नवल किशोर शाक्य के कार्यक्रम में ही इस तरह की बयानबाजी क्यों किए जाते हैं? कभी जय श्री राम का नारा लगता है तो उठा करके बाहर फेंकवा दिया जाता है, कभी मारिया आलम आती है तो वो वोट के जिहाद की बात कर देती हैं। हमेशा नवल किशोर शाक्य के कार्यक्रम में ही ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात नवल किशोर शाक्य के कार्यक्रम की नहीं है, बात है विशुद्ध रूप से इस इंडी गठबंधन के नेताओं की मानसिकता की। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब इंडी गठबंधन के नेता ऐसी विषय वस्तु पे संज्ञान लेते हैं। सोनाली जी, आपको याद दिला दूं, इमरान मसूद कहते हैं कि मुसलमानों को डराते हुए कि मुसलमान एक हो जाओ, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमें दूसरों के पैर पकड़ने पड़ेंगे। ये क्या है? कभी कभी आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा हो कि हिंदुओं एक हो जाओ, या सिख एक हो जाओ, या बौद्ध एक हो जाओ, या ईसाई पारसी एक हो जाओ? नहीं कहा। उन्होंने कहा पूरा देश भारत हमारा परिवार है, सारे परिवारी जन एक होकर के गए। ये कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर इंडी गठबंधन की वही दूसरे नेता नाहिद हसन क्या कहते हैं? नाहिद हसन ये डिमांड करते हैं कि आप एक वर्ग विशेष की दुकानों से सामान ना खरीदें। अपने मुस्लिमों से अपील ही करते हैं कि आप वर्ग विशेष की दुकानों से सामान ना खरीदें। ये कौन कहता है? नाहिद हसन। किस पार्टी के नेता हैं, किसके विधायक हैं, जरा बता दीजिएगा सोनाली जी। यही नहीं रुकते हैं, उनकी भतीजी वर्तमान में सांसद की प्रत्याशी है इंडी गठबंधन की, इकरा हसन, आप जानती होंगी। वो कहती हैं मुसलमानों को डराते हुए कि अगर बीजेपी आ गई तो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का दर्जा मिलेगा, दूसरे दर्जे के नागरिक हो जाएंगे इस देश में। अरे भाई, किससे डरा रहे हो? उस बीजेपी से जिसने आजादी के बाद ये चिंता की कि मुसलमानों को छत नसीब हो, घर को छत मिले उन्हें। और इतिहास उठा करके देख लीजिए, इंदिरा आवास में जितनी हिस्सेदारी मुसलमानों की नहीं रही होगी, उससे कई ज्यादा हिस्सेदारी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिए हुए आवास में आज मुसलमानों की है। अभी कोई भेदभाव करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। लेकिन मैं फिर कहता हूं आपको, ये कांग्रेस का इतिहास है, फूट डालो राज करो। ये कांग्रेस पार्टी की नीयत है, नीति है, नेतृत्व का यही साइन है कि वो फूट डाल करके इस देश और इस सत्ता पर राज करना चाहते हैं। वो सेवा भाव में विश्वास ही नहीं रखते। जब आप सेवक बन के इस राष्ट्र की सेवा करेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी जैसा देवता मिलेगा। लेकिन जब आप एक राजा बनकर शासन करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर बड़े उदाहरण है इस देश के अंदर, वो भी आपको देखने को मिलेगा। विकास जी, एक सवाल और है। प्रियंका गांधी आज भाषण दे रही थी, उस भाषण में उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों में 50% नौकरियां दी जाएंगी और अगर उनकी सरकार आती है तो इस काम को करके भी दिखाया जाएगा जिसमें 50% हिस्सेदारी केवल महिलाओं को ही होंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो महिलाएं हैं तो महिलाओं की समस्या को बखूबी जानती हैं। देखिए, सत्ता से दूर जाने के बाद इन्हें सब दिख रहा है सोनाली जी, सब कुछ दिख रहा है, और सत्ता आने के बाद ये सब अंधे हो जाएंगे। देख लीजिए, ये जितने नेता हैं इंडी गठबंधन के, अगर धोखे से सत्ता आ जाएगी इनके पास
तो ये सब अंधे हो जाएंगे, इन्हें कुछ दिखना, सब दिखाई देना बंद हो जाएगा। अरे भाई, आपकी 50-50 साल इस देश में सरकारें नहीं, उसके बाद महिला आरक्षण बिल किसकी सरकारों में पेंडिंग पड़ा रहा है? जरा पूछ लीजिएगा बहन प्रियंका जी से, किसकी सरकारों में पेंडिंग पड़ा रहा? उसके बाद सबसे बड़ी बात, हैरत की बात ये आती है, महिलाओं के नाम पर क्या होगा? अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं को जब प्रतिनिधित्व देने की बात करेंगे तो सुनीता केजरीवाल को लेकर के आएंगे, अपनी धर्मपत्नी। क्या होगा? अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं को जब प्रतिनिधित्व देने की बात करेंगे तो सुनीता केजरीवाल को लेकर के आएंगे, अपनी धर्मपत्नी। जब गांधी परिवार अपने यहाँ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करता है तो सोनिया गांधी निकल करके आती है, प्रियंका गांधी निकल करके जी। जब यादव परिवार सैफई का अपने यहाँ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करता है तो निकल करके उनकी पत्नी आती है, निकल करके अखिलेश यादव की। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है, चाहे महिलाओं की बात हो और चाहे किसी भी प्रकार की राजनीति में युवाओं की हिस्सेदारी की बात हो, इनका फैमिली फर्स्ट का नारा हमेशा आगे रहता है। फैमिली फर्स्ट वाले लोग कभी इस देश की चिंता नहीं कर सकते। सोनाली जी, लिख करके रख लीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, मगर उसे मिलेगा जो महिलाओं के नाम पे आवंटित होगा। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड महिलाओं के नाम पर होगा। ये किसने करके दिया? इन नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया, जो इन लोगों के चश्मे से नहीं दिखेगा, क्योंकि इनकी आंखों पे तो राजशाही का चश्मा चढ़ा है, इनकी आंखों पे तो राजा प्रवृत्ति का चश्मा चढ़ा है। विमलेश, ठीक है विमलेश जी, हम वापस से विकास जी के पास आते हैं। विकास जी, एक विपक्ष का एक और बड़ा आरोप है, वो कहता है कि अगर बीजेपी 400 पार हुई तो संविधान बदल देगी। संविधान नहीं बचेगा, आरक्षण भी नहीं बचेगा इसी के साथ। और लगातार गठबंधन के कई बड़े नेताओं का ये बयान आ चुका है कि अगर 400 पार हुई या फिर अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस से आती है तो आरक्षण नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार आ रही है। कारण कि ये उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उन विषयों पर बात कर रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं। क्या ऐसा प्रैक्टिकली संभव है कि देश के संविधान को, जिन बाबा साहब के संविधान को भारतीय जनता पार्टी अपने हृदय में बसा करके काम करती है, उस संविधान को हम खत्म कर देंगे? कभी देखिएगा कि कभी आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने क्या सफाई कर्मियों के पैर धोए हैं? सोनाली, धोए हो तो मुझे बताइएगा, वो उदाहरण इतिहास में अगर मिलता हो। नहीं धोए। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के प्रति जो सम्मान और जो भाव भारतीय जनता पार्टी का है, वो वर्तमान में किसी राजनीतिक दल का उनके प्रति नहीं है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, चाहे वह स्वयं उनकी समाज की राजनीति करने वाली बहन मायावती हो और चाहे वो कोई और राजनीतिक दल, जितना सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी की नजर में श्रद्धेय बाबा साहब जी का। 2-3 चीजें और हैं कि आप एक तरफ कहेंगे कि हम संविधान, दूसरी तरफ कहेंगे आरक्षण को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट देश के प्रधानमंत्री, हम सबके अभिभावक नरेंद्र मोदी जी ने 2 टूक कह दिया है, खुले मंच से कहा है, चैनल पे कहा है कि जब तक मोदी जिंदा है, कांग्रेस चाहे कितनी भी दम लगा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, हम ओबीसी और एससी में मुस्लिमों को नहीं घुसने देंगे, उनके आरक्षण पे डाका नहीं डालने देंगे। इसका सीधा अभिप्राय है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरीके की राजनीति को में विश्वास रखती है। अब भटके कहां पर हैं? आपके पास मुद्दे नहीं है, आप कभी ले आओगे संपत्ति टैक्स की बात। अरे भाई, अगर संपत्ति टैक्स की बात लाओगे तो सबसे ज्यादा संपत्ति टैक्स के मामले में तो कांग्रेस के नेता आएंगे, क्योंकि परिवारवाद की जननी है कांग्रेस। बड़ी दिक्कत आ जाएगी सैफई परिवार को कि बड़ी लंबी चौड़ी संपत्ति परिवार के नाम पे है। तो इन सब राजनीतिक दलों को ही दिक्कत आने वाली है। तो पहले ये क्लियर करें कि संपत्ति को लेकर के इनका स्वयं का क्या रवैया है। दान कर दें, मैं तो सीधे कहता हूं कि जाएं और दान कर दें। अपनी राजनीतिक विरासत जो नहीं छोड़ सकते हैं, वो अपनी संपत्ति क्या छोड़ेंगे जनता के लिए? ये सोनाली जी आप बेहतर और बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। आप याद कर लीजिए, समाजवादी पार्टी ने अभी तक जितने भी लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए, बड़ी बात करते हैं अपने समाज की, श्रीमान अखिलेश यादव जी, जितने भी प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें यादव समाज से डिंपल यादव, आदित्य यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव है। कोई दूसरा समाजवादी
पार्टी में यादव नहीं है जिसे टिकट देकर के चुनाव लड़ाते, जिसे टिकट देकर के वोट तो चाहिए अखिलेश यादव जी को। लेकिन ये आप पर ही आरोप लगाते हैं विकास जी, केवल आप पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम करते हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि भाजपा ने जो वैक्सीन दी थी उसमें भी कमीशन ली थी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम करते हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि भाजपा ने जो वैक्सीन दी थी उसमें भी कमीशन ली थी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के लोग हर चीज में कमीशन लेते हैं और पूंजीपतियों से फायदे के नाम पर पैसा लिया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता से कमीशन लेती है और वो कमीशन होता है वोट के रूप में, और हम उसे डिलीवर करके देते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ अपने विकास मॉडल को। वो तो कमीशन हम स्वीकार करते हैं। अब शिवपाल जी का जो कमीशन है, शायद वो अपने कमीशन को भारतीय जनता पार्टी का कमीशन बता गए धोखे से। ये उनके समय में होता था। हम सब जानते हैं कि वो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के बाद उन्हें मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। मुलायम सिंह जी यादव के बाद उन्हें मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। डिसीजन उनके हाथ के नीचे से होता था कि किसे ठेका देना है, किसमें कितने कमीशन आना है। तो कमीशन का खेल तो समाजवादी पार्टी का पुराना आधार है। यादव सिंह, मीरा यादव, आप याद कर लीजिए, वो अधिकारी गायत्री प्रजापति, ये कमीशन के खेल से ही उपजे हुए अधिकारी थे जिनके ऊपर शिकंजा कसा गया था। ये याद होना चाहिए श्रीमान शिवपाल सिंह यादव जी को, लेकिन नहीं याद रखेंगे क्योंकि अब घिर चुकी है समाजवादी पार्टी, अपनों के बीच में घिर चुकी है। क्योंकि जब अपने समाज में जाते हैं तो उनके समाज के लोग उनसे सवाल करते हैं कि आखिर यादव में मेरा बेटा क्यों नहीं, आखिर यादव में मेरी बेटी क्यों नहीं, आखिर यादव में मेरी बहू क्यों नहीं, यादव के नाम पर शिवपाल सिंह यादव का लड़का क्यों, यादव के नाम पर राम गोपाल यादव का लड़का क्यों, यादव के नाम पर डिंपल यादव क्यों, यादव के नाम पर किसी सामान्य यादव की महिला, बहू, बेटी, बेटा क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव जी पूरे समाज को ठगने का काम कर रहे हैं और इस बार उन्हीं का समाज उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि जिहाद की जो राजनीति अखिलेश यादव ने शुरू की है, उस जिहाद की राजनीति में उनका साथ कोई नहीं देने वाला है, कोई नहीं देने वाला। जी, एक आखिरी सवाल हमारे ये है कि ये जो जिहाद की राजनीति करने की बात की जा रही है, जिहाद के नाम पर वोटिंग की जो बात की जा रही है, जिहाद का वोट जो टाइटल दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में देश की जनता अब इस बयान को देखने के बाद इन पर जो थोड़ा बहुत भरोसा दिखाना था वो भी दिखा पाएगी? क्योंकि अभी केवल 2 चरण के ही मतदान हुए हैं और उसके बाद इस तरह के बयानबाजी। देखिए, एक बात समझ लीजिए सोनाली, जिहाद के नाम पर जिस वोट बैंक को ये साधने की कोशिश कर रहे हैं, उस वोट बैंक को ये भी तो बताइए कि आपने इतने वर्ष सरकार चलाई, दिया क्या? ये चाहते हैं कि वो वोट बैंक बैकवर्ड बना रहे, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे व्यापार के माध्यम से हो, चाहे सामाजिकता के माध्यम से हो। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हमेशा से इस प्रयास में रहे कि उस विशेष आबादी को बैकवर्ड रखा जाए, क्योंकि अगर वो बैकवर्ड रहेगी तो हमारे छलावों में फंसती रहेगी और हमें वोट देती रहेगी। इसका अंत होने जा रहा है। ये 2024 का चुनाव, मैं फिर कहता हूं सोनाली जी, आप ये 2024 का चुनाव राष्ट्रवादी बनाम भ्रष्ट राष्ट्रवादी होने वाला है। एक तरफ है राष्ट्रवादी लोग और एक तरफ है भ्रष्ट राष्ट्रवादी लोग, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो भ्रष्टाचार पर आंखें मूंद करके रखते हैं, जो परिवारवाद पर आंखें मूंद करके रखते हैं। एक तरफ है मोदी जी के नेतृत्व में भरोसे का गठबंधन और दूसरी तरफ है अज्ञात नेतृत्व में भ्रम का गठबंधन। तो मुझे लगता है ये जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में उसे आगे जाना है, उसे इस देश को आगे ले जाना है। यही इस 2024 के चुनाव का मूल मंत्र होने जा रहा है, राष्ट्रवादी बनाम भ्रष्ट राष्ट्रवादी। वोट को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आप दोनों ही मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।